हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज बात करेंगे कुछ मस्ट टू नो पॉइंट्स पर। इनको आप इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट स्निपेट्स भी कह सकते हैं और इनको आप एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी फेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव में भी फेस कर सकते हैं, इंटरव्यू में भी फेस कर सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में भी फेस कर सकते हैं। ये सभी जो बैंकिंग रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं और जो जॉब्स रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का आपको पता लग सके और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इंकरेजमेंट मिल सके मेरी टीम को ये डेटा कलेक्ट करने की, ये डेटा यहाँ पे कोलेक्ट करने की। और काफ़ी मेहनत लग जाती है, तो आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करेंगे। पहला पॉइंट है दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ सालों से बना रहा है। तो हर साल ये फरवरी के महीने में ही बनाया जाता है और इसकी हर साल एक नई थीम होती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि फरवरी 2023 के लिए आरबीआई की फाइनेंशियल लिटरेसी की क्या थीम है। तो आंसर है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। और ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक इस बार फरवरी 13 से फरवरी 17 के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे देश में बनाया। दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। एज पर द न्यू नॉर्म्स फ्रॉम आरबीआई एंड एनबीएफसी दोस्तों आप जानते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसमें कई प्रकार की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिसको आरबीआई द्वारा परमिटेड है कि वो डिपॉजिट ले सकती है। उसके लिए आरबीआई कुछ नए नॉर्म्स लाया है, वो इस प्रकार है। एन एनबीएफसी डिपॉजिट कैन एक्सेप्ट अ फिक्स डिपॉजिट फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल से कम का वो डिपॉजिट नहीं ले सकती, और मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर से ज़्यादा का ड्यूरेशन का डिपॉजिट भी नहीं ले सकती। अब दोस्तों कस्टमर्स को थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए एनबीएफसीज बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देती हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो इस पे भी कैप लगाया है रिजर्व बैंक ने कि मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एनबीएफसीज ऑफर करेंगे वो 12.5% है। दोस्तों आप इस चीज़ को समझिए कि अगर एक एनबीएफसी आपको 20% रिटर्न ऑफर कर रही है तो आप समझिए कि उतना ही ज़्यादा रिस्क पे आपका पैसा लगा हुआ है, उतना ही ज़्यादा वो पैसा रिस्की एडवेंचर, रिस्की इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में है। तो इसलिए एनबीएफसी ज़्यादा रिस्क ना लें, एक कैलकुलेटेड रिस्क लें और आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल जाएं, इसलिए एक कैप लगाया गया है 12.5% का। द टोटल एफडीज विच एनबीएफसी डिपॉजिट कैन होल्ड, मैक्सिमम एफडीज, मैक्सिमम डिपॉजिट्स जो एक एनबीएफसी अब रख सकता है, शैल बी 1.5 टाइम्स ऑफ देयर नेट ओन्ड फंड। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। लार्ज एक्सपोजर बाय अ बैंक टू अ कंपनी और अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपनीज कैन मैक्सिमम बी 10% ऑफ द बैंक्स एलिजिबल टीयर 1 कैपिटल। दोस्तों इसको समझेंगे। हम कई बार न्यूज़ में सुनते हैं कि फलाने कंपनी को या फलाने इंडस्ट्रियलिस्ट को किसी बैंक ने 100 करोड़ रुपए लोन के तौर पे दिए, 1000 करोड़ रुपए लोन के तौर पे दिए। तो इसको हम कहते हैं लार्ज एक्सपोजर्स। तो ये लार्ज एक्सपोजर्स एक लिमिट में ही किसी एक कंपनी को या ग्रुप ऑफ कंपनीज को या इंडस्ट्रियलिस्ट को देने चाहिए, क्योंकि ताकि एक पोर्टफोलियो जो है उनका बैंक का इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो वो बैलेंस्ड रहे। तो इस पे आरबीआई ने एक रूल जारी किया है, बहुत समय से ये रूल है और आपको ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। that large exposure by a bank to any company or a group of interconnected companies
can be maximum 10% of the bank's eligible tier 1 capital. नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल एक टर्म है पार्ट टाइम बैंकिंग आउटलेट। एक बैंक पार्ट टाइम बैंकिंग आउटलेट अगर खोलता है तो उसके लिए उसकी कंडीशन है कि उसको वीक में मिनिमम 5 डेज वो आउटलेट खोलना पड़ेगा और दिन में 4 घंटे के लिए खोलना पड़ेगा। दोस्तों, बैंक ये बैंकिंग आउटलेट इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वो बेसिक सुविधाएं के साथ ये बैंकिंग आउटलेट खोलते हैं, ताकि ये बेसिकली रूरल एरियाज़ को टारगेट करने के लिए है जहाँ पे एक बैंक की ब्रांच बहुत दूर होती है, तो उस इतना डिस्टेंस कस्टमर्स को ट्रैवल ना करना पड़े, इसलिए ये पार्ट टाइम बैंकिंग आउटलेट खोले गए हैं जहाँ पे बेसिक सुविधाएं जैसे कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और थोड़ी और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं कस्टमर्स को। इसको हम कहेंगे पार्ट टाइम बैंकिंग आउटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर रिवाइज्ड गाइडलाइंस, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हर बैंक को एक स्टैच्यूटरी ऑडिट करवाना पड़ता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो जो एक्सटर्नल ऑडिटिंग फर्म होती है वो बैंक का पोर्टफोलियो, बैंक की लेजर बुक्स, बैंक की बैलेंस शीट चेक करती है, बैंक के अकाउंट्स को चेक करती है। तो अभी आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन को रिवाइज करते हुए स्टैच्यूटरी ऑडिटर्स के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि जो बैंक का क्रेडिट एक्सपोजर है टोटल, यानी कि जो बैंक ने एडवांसेस दिए हैं, लोन्स दिए हैं, जो टोटल लोन अकाउंट्स हैं, उसका 70% एक स्टैच्यूटरी ऑडिटिंग फर्म को ऑडिट करना ही करना है। यानी कि पहले जैसे एक सैंपल साइज उठा लिया जाता था, अभी ऐसा नहीं है। आरबीआई ने स्टैच्यूटरी ऑडिटिंग के दौरान ये मैंडेटरी कर दिया है कि 70% ऑफ द लोन अकाउंट्स ऑफ द बैंक मस्ट बी ऑडिटेड बाय दैट ऑडिटिंग फर्म। तभी आप उस बैंक को अपना सर्टिफिकेट देंगे, एनुअल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रीन वॉशिंग आजकल बहुत कॉमन टर्म है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ग्रीन वॉशिंग इज द प्रैक्टिस बाय अ कंपनी to falsely portray a more environment friendly image of their product। मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है, उसमें केमिकल्स हैं, लेकिन वो उसको केमिकल फ्री बोल के बेच रही है, तो वो ग्रीन वॉशिंग कहलाएगा। ऐसा कंपनियां इसलिए करती हैं ताकि लोग उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करें, ये सोच के कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो क्योंकि उन्होंने ये सच नहीं बोला उस कंपनी ने, इसलिए ये ग्रीन वॉशिंग एक टर्म है, बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, जो हम हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 4 कंपोनेंट्स में उनमें शामिल है। पहला कंपोनेंट है फॉरेन करेंसी एसेट्स, दूसरा कंपोनेंट है गोल्ड, तीसरा कंपोनेंट है SDR जिसका फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स विद IMF, और चौथा कंपोनेंट है RTP यानी कि रिजर्व ट्रांच पोजीशन विद IMF। इन चारों कंपोनेंट्स को मिला के हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनता है, जो कि अभी 590 या 600 बिलियन डॉलर है। ये रोज फ्लक्चुएट करता है क्योंकि फॉरेन करेंसी की वैल्यू रोज मार्केट में अप और डाउन होती है, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका रोज फ्लक्चुएट करता है 5-10 ऊपर नीचे। तो ये अभी अप्रॉक्सीमेटली 600 बिलियन डॉलर जून के महीने में था। तो दोस्तों, ये जो 4 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए, इसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स मैक्सिमम वैल्यू में है। जो मैक्सिमम इसकी जो चारों में से जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट में है वो है फॉरेन करेंसी एसेट, उसके बाद आता है गोल्ड का नंबर, उसके बाद आता है स्पेशल ड्राइंग राइट विद IMF और सबसे लास्ट में RTP।
दोस्तों ये समझना ज़रूरी है, IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो एक फ़ंड जमा करते हैं। इस फंड को वो तभी यूज़ कर सकते हैं जब कोई सडन क्राइसिस उनकी कंट्री को हिट किया। तो IMF एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज़ फॉरेन करेंसी की कमी से जूझ रहे हैं। देखिए, अब देश में फॉरेन करेंसी होना बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप तभी परचेजिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड में कर पाएंगे। मान लीजिए आप कोई देश है, उसके पास उसको तेल खरीदना है तो उसको फॉरेन करेंसी चाहिए, उसको अनाज खरीदना है उसको फॉरेन करेंसी चाहिए, उसको मेटल्स खरीदने हैं तो उसको फॉरेन करेंसी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन करेंसी एसेट्स इन फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर वैल्यूड इन विच करेंसी? आर वैल्यूड इन US डॉलर्स। एंड आप सोच रहे होंगे कि ये फिजिकली US डॉलर्स रखे जाते हैं। नहीं दोस्तों, इसको जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि हमारी फॉरेन रिजर्व्स का कस्टोडियन है, वो इस फॉरेन करेंसी एसेट को गवर्नमेंट बॉन्ड्स समझते हैं दोस्तों। जैसे जो भी देश होता है वो अपने बॉन्ड्स इशू करता है, तो ये सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों। ये 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो जो भी कंट्री की रेटिंग हाई होती है, A+ रेटिंग वाले कंट्रीज़ जैसे कनाडा, जैसे ब्रिटेन, जैसे US, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इन सब के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो RBI खरीदता है और इसको अपने फॉरेन करेंसी एसेट में रखता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मेन पर्पस ऑफ होल्डिंग फॉरेन रिजर्व्स इज टू मेक, जैसा मैंने पहले भी कहा, इंटरनेशनल पेमेंट्स। एक तो ये बहुत ज़रूरी है, इंटरनेट जो भी आपको चीज़ें ग्लोबल मार्केट से खरीदनी है उसको लिए आप रुपये में पेमेंट तभी कर सकते हैं जब आपका उस कंट्री के साथ ऐसा कुछ एग्रीमेंट है, वरना आपको किसी फॉरेन करेंसी में जो कि दोनों कंट्रीज एक्सेप्ट कर रही हो, ऐसी फॉरेन करेंसी में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो बोथ साइड्स एक्सेप्टेबल करेंसी है डॉलर, पाउंड, यूरो, ये बोथ साइड ज़्यादातर मार्केट में जो ज़्यादातर कंट्रीज़ जो भी बाइंग परचेजिंग करती हैं, परचेजिंग सेलिंग करती हैं, वो इसको मान्यता देती हैं। धीरे धीरे दोस्तों हमारी इंडियन करेंसी रुपी भी अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाती जा रही है और वो दिन दूर नहीं जब वर्ल्ड ओवर इंडियन करेंसी रुपी में INR में लोग परचेजिंग सेलिंग करेंगे। बाकी कंट्रीज़ भी परचेजिंग सेलिंग करेंगे, बाकी कंट्रीज़ भी रुपी का रिज़र्व रखना शुरू करेंगे जैसे US डॉलर का रिज़र्व रखते हैं। तो दोस्तों फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर मैनेज्ड बाय RBI, हैंस RBI इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरेक्स रिजर्व्स का कस्टोडियन कौन है। आपको बिल्कुल आंसर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखना, आपको आंसर में लिखना है RBI। और दोस्तों पीछे क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन में वापस जाते हैं, उसमें मेन पर्पस ऑफ होल्डिंग फॉरेन रिजर्व्स लिखा है इंटरनेशनल पेमेंट, जो कि मैं समझा चुका हूँ आपको, एंड हेजिंग अगेंस्ट एक्सचेंज रेट रिस्क्स। इसको समझेंगे दोस्तों, अगर किसी कारण से रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में, तो RBI इंटरवीन करता है, उस बाइंग एंड सेल इंटरवीन कैसे करता है, फॉरेन करेंसी की बाइंग और सेलिंग करता है। तो इससे INR को, रुपी को वो एक स्टेबल उसमें वैल्यू में रखने की ये एक कोशिश होती है। तो ये RBI इंटरवीन तभी करता है जब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो, वरना अगर आपको क्वेश्चन आए कि रुपीज़ एक्सटर्नल वैल्यू इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस, तो यस दैट इज कम्प्लीटली ट्रू। आज की डेट में हमारा रुपी इतना स्ट्रांग है कि हमने मार्केट में उसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ रखा है कि वो रुपी की वैल्यू डिसाइड करे।
तो ये अगला क्वेश्चन भी हो गया कि रुपीज एक्सटर्नल, यानी कि 11वां क्वेश्चन, रुपीज एक्सटर्नल वैल्यू इज अलाउड टू बी डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेज ओनली व्हेन नेसेसरी आरबीआई इंटरवीन्स बाय बाइंग और सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। हेंस इफ क्वेश्चन कम्स दैट रुपीज एक्सटर्नल वैल्यू इज मार्केट ड्रिवन या फिर is left on the forces of the market, then the answer shall be yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई को ये पावर कैसे मिली फॉरेक्स रिजर्व मैनेज करने के लिए? आरबीआई इज लीगली एम्पावर्ड वाइड आरबीआई एक्ट 1934 टू मैनेज फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया। आरबीआई's motto while managing forex, ये जो फॉरेन रिजर्व्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जिम्मेदारी आरबीआई को दी। आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा उसको लीगली नॉमिनेट किया कि आप फॉरेन रिजर्व्स का ध्यान रखिए। तो आरबीआई ध्यान रखते वक्त सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की सेफ्टी का ध्यान रखता है, उसके बाद लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी दोस्तों समझ सकते हैं कि अगर हमें पैसों की तुरंत जरूरत है तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो तुरंत हमें लिक्विडेट हम अपने कैश को करा सकें, अपने फॉरेन रिजर्व को करा सकें, वो उसमें किसी प्रकार का लॉक इन पीरियड ना हो, अगर हो तो कम से कम हो। और सबसे आखिर में जो एस्पेक्ट आरबीआई देखता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को ध्यान रखते हुए, रिटर्न्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो इंटरनेशनल कंट्रीज के होते हैं, A+ रेटिंग वाले कंट्रीज के, वो सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है। तो आरबीआई ने उसी सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट को ही में हमारे देश के फॉरेन रिजर्व्स को इन्वेस्ट कर रखा है ताकि वो सबसे ज़्यादा सेफ रहें, भले ही रिटर्न्स थोड़े कम मिले चलेगा। दैट मीन्स सेफ्टी इन फॉरेक्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑन जून 2023 इंडियाज फॉरेक्स स्टूड एट $593 billion. इंडिया हैज द 4th लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व्स इन दी वर्ल्ड। यस दोस्तों, बहुत ही ये प्राउड की बात है, बहुत ही एप्रिसिएशन की बात है कि हमारे रिजर्व्स आज की डेट में 4th लार्जेस्ट हैं वर्ल्ड ओवर। अंडर फॉरेक्स रिजर्व्स इंडिया होल्ड्स द मैक्सिमम अमाउंट इन फॉरेन करेंसी एसेट जो कि है $525.5 बिलियन। उसके बाद गोल्ड का नंबर आता है $44 बिलियन। उसके बाद स्पेशल ड्राइंग राइट्स विद IMF का नंबर आता है $18.5 बिलियन। और लास्टली नंबर आता है RTP रिजर्व ट्रांसपोजिशन विद IMF जिसमें $5 बिलियन है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं विराम देंगे लास्ट क्वेश्चन RTP का करते हुए। रिजर्व ट्रांसपोजिशन आप सोच रहे होंगे क्या होता है? इट इज दैट पोर्शन ऑफ द रिजर्व which the country can borrow during crisis without being charged any rate of interest। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी IMF मेंबर्स हैं, जैसे इंडिया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्राइसिस के दौरान कंट्री को फॉरेन करेंसी, फॉरेन लिक्विडिटी से मदद करती है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान अभी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स की कमी से जूझ रहा है, इसलिए वो एसेंशियल कमोडिटीज़ भी जिसके लिए वो बाकी देशों पे निर्भर है वो नहीं खरीद पा रहा। तो उसने IMF को रिक्वेस्ट कर रखा है कि आप मुझे फॉरेन करेंसी लोन दीजिए ताकि मैं देश की ज़रूरतमंद चीज़ें ले सकूं और जो पब्लिक में आक्रोश है उसको हम कॉन्कर कर सकें, उसको हम सेटिस्फाई कर सकें। तो ये जो IMF हमें जो पैसे देता है ज़रूरत के दौरान, वो ऐसे ही नहीं देता, हमें उसका मेंबर बनना पड़ता है और जितना हमारा कोटा है उनके साथ उतना ही पैसा हमें मिलता है। तो कोटा को कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स और उसी का पार्ट है रिजर्व ट्रांसपोजिशन जो कि हमें बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के ज़रूरत के समय मिल जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।